तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट ऑफ अस सीरीज के अगले एपिसोड के बारे में। एपिसोड 2 की शुरुआत 2003 में जकार्ता से होती है, जब एक रेस्टोरेंट के अंदर इबू रत्ना नाम की एक माइकोलॉजिस्ट सुबह का नाश्ता कर रही थी। तभी वहां पर मिलिट्री के कुछ लोग आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। गाड़ी के अंदर वो अपनी गलती के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन ऑफिसर ये कहते हुए जवाब देते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, बस उन्हें उनकी जरूरत है। जिसके बाद वे गवर्नमेंट लैब के अंदर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि इबू रत्ना ने अपने जीवन में बस फंगस पर ही रिसर्च किया है। जब वो माइक्रोस्कोप से देखती है तो दावा करती है कि ये फंगस पैरासाइट ही है, लेकिन जब मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि यह किसी इंसानी शरीर में उन्हें मिला है तो उसके लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। जिसके बाद इबू रत्ना को एक कमरे में लाया जाता है, जहां एक महिला की जांच करने पर उसने पाया कि इस महिला को किसी आदमी ने काटा है। मुंह की जांच करने पर उसे जिंदा कॉर्डाइसेप्स फंगस मिला, जिसे देख वह डरने लगती है और वक्त रहते वहां से बाहर भाग जाती है। अधिकारी रत्ना को बताता है कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब सारे वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी एक महिला ने उन पर हमला किया, जिस कारण सभी लोग कुछ ही देर में एक दूसरे को काटने लगे और ना चाहते हुए भी उन्हें उन लोगों को मारना पड़ा। लेकिन उस महिला के शरीर को जांच के लिए यहाँ लाया गया। तब इबू रत्ना को पता चलता है कि कई लोग अब भी बाहर हैं जो संक्रमण फैला रहे हैं, जिस कारण अधिकारी उससे इस बीमारी के और ना फैलने के उपाय और दवाएं जानना चाहता है। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी की रिसर्च करने में बिताने वाली औरत ने जवाब दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन। इस इन्फेक्शन को रोकने का बस एक ही उपाय है, सारे शहर में बमबारी करनी होगी ताकि इंसानों के साथ कोई संक्रमित बचने ना पाए। अब कहानी वापस 2023 में आती है, जहां एक खंड में एली गहरी नींद से जागती है, लेकिन एली ने देखा कि टेस और जोएल बंदूक थामे उस पर नजर रखे हुए थे। एली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका ये काटा हुआ निशान एक हफ्ते पुराना है, जिससे पता चलता है कि वो वाकई में फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। वो ये भी बताती है कि उसे जब ज़ोंबी द्वारा काटा गया था तो मार्लिन ने उसे ढूंढा और एक कमरे में उसे जंजीरों से बांधकर उस पर कई टेस्ट किए, लेकिन इस दौरान वह कभी बीमार नहीं पड़ी। लेकिन जोएल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। टेस्ट के फोर्स करने के बाद लड़की ने सब कुछ बता दिया कि पश्चिम में एक फायरफ्लाइज का कैंप है, जहां के डॉक्टर उस पर रिसर्च करके इन्फेक्शन पर वैक्सीन बनाने वाले हैं। लेकिन जोएल के मुताबिक वो यह वैक्सीन वाली कहानियां पिछले 20 साल से सुनते आ रहा है, जिस कारण वह सब छोड़कर वापस बोस्टन जाना चाहता था। फिर भी टेस किसी तरह जोएल को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है, क्योंकि जोएल को गाड़ी के लिए बैटरीज भी फायरफ्लाइज ही देने वाले थे। तब थोड़ी देर बाद दोनों एली को लेकर बाहर निकल आते हैं। उस जगह पर गिराए गए बॉम्ब से बने मलबे ने स्टेट हाउस जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब इनके पास दो रास्ते थे, कम खतरे वाला लंबा रास्ता या फिर मौत से मिलने वाला छोटा रास्ता। थोड़ी और बात करने के बाद उन्होंने होटल के माध्यम से जाने वाला लंबा रास्ता ही चुना। रास्ते में जाते समय एली ने बताया कि वो अनाथ है। कुछ दिनों पहले सबके मना करने के बावजूद भी वो अकेले मॉल के अंदर घुस गई थी। वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया, जिस वजह से फायरफ्लाइज उसे देखते ही मारने वाले थे, लेकिन मार्लिन ने उसकी जान बचा ली। एली को लगता था कि बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड लोगों से भरी पड़ी होगी, मगर बाहर हर जगह शांति है। थोड़ी देर बात करते हुए चलने के बाद उन्हें किसी संक्रमित के चिल्लाने की आवाज आई। जोएल बताता है कि इन्फेक्टेड आंखों की बजाय आवाज से शिकार का पता लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे होटल पहुंचते हैं, तब एली ने देखा कि वहां के कमरे में पानी भरा था। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, जिस पर एली लॉबी में थोड़ा टाइम पास करने लगती है, लेकिन तभी उसके समझ आया कि वो लोग असल में कितनी खतरनाक जगह पर थे। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि मलबे की वजह से हॉलवे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब टेस मलबे से अंदर घुसकर इनके लिए रास्ता ढूंढने चली जाती है। इसी दौरान एली जोएल के पास बैठकर कई सवाल करने लगती है, जैसे वह कहां से है, वह टेस के साथ कब से है और क्या वह उसे पसंद करता है, उसने अब तक कितने ज़ॉम्बीज को मारा है। वह बताता है कि उसने अब तक कई इन्फेक्टेड को मारा है। तभी टेस वापस आ गई, जिससे उसे उसके सवालों के जवाब नहीं देना पड़ा। तब उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया, मगर नीचे रोड पर ढेर सारे संक्रमित पड़े हुए थे और इनमें से ज्यादातर इन्फेक्टेड जोन को ढूंढने आए हुए होंगे। लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे इन्फेक्शन का शिकार बन गए। तभी एली का ध्यान गया कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। टेस ने इन्हें समझाया कि ये फंगस जमीन के अंदर भी उगता है। अंडरग्राउंड से फंगस की जड़ें आसपास के सारे इलाके में फैल गई हैं, जिससे अगर कोई जिंदा आदमी 1 किलोमीटर दूरी पर भी किसी फंगस पर पैर रखता है तो इधर पड़े इन झंडुओं को पता चल जाएगा कि उनका शिकार आसपास ही है। अब ये साफ था कि इन्हें ना चाहते हुए भी म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लेना होगा। म्यूजियम के बाहर सूखी फंगस देखकर जोएल समझ गया था कि शायद अंदर के सारे इन्फेक्टेड मर चुके होंगे। तब म्यूजियम में अंदर आते ही एली को एक आदमी की लाश मिली। वो उसके घाव देखकर हैरान रह गए हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड कभी अपने शिकार को इतनी बुरी तरह से नहीं मारते। पर टेस का मानना है कि शायद इसके साथ जो भी हुआ था वो म्यूजियम के बाहर हुआ होगा और शायद ये बाद में अपनी जान बचाने म्यूजियम के अंदर आया हो। तीनों बड़ी ही सावधानी से अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ है शायद वो उनकी ही राह देख रहा है।
जिस कारण वे बिना कोई आवाज किए एकदम शांति से उस जगह को पार करने लगते हैं। लेकिन अचानक इनका सामना एक क्लिकर से हुआ, जिसे देखते ही तीनों की हालत देखने लायक होती है। तब जोएल एली को इशारा करते हुए बताता है कि क्लिकर उन्हें देख नहीं सकते, मगर इनके सुनने की शक्ति कमाल की है। मतलब जिंदा रहना है तो उन्हें बिना किसी आवाज के यहाँ से निकलना होगा। फिर ये तीनों किसी तरह छुपते हुए उस रूम के बाहर निकलने लगते हैं, मगर तभी एक और क्लिकर को अपने एकदम सामने खड़ा देख एली की सांस फूल जाती है और इतनी सी ही आवाज को सुनकर क्लिकर उन पर हमला कर देता है। जोएल तब उससे लड़ने लगता है और टेस एली के साथ वहां से भाग जाती है, लेकिन एक और क्लिकर उनका पीछा करने लगता है, जिस कारण एली दूसरी तरफ छिप जाती है और जोएल भी क्लिकर का ध्यान खींचकर छिप जाता है। मगर फिर एली को खतरे में देख उसे वहां से निकालने की कोशिश में वो गलती से सूखी फंगस पर पैर रख देता है, जिससे दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन बाद में जोएल उसके मुंह पर शॉट देकर उसे मार देता है और जैसे ही दूसरा आता है टेस उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है और जोएल उसका हेडशॉट लेता है। अब उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द स्टेट हाउस पहुंचना था। क्लिकर से लड़ते वक्त टेस के पैर में मोच आ गई थी और एली फिर से एक बार इन्फेक्टेड की बाइट का शिकार बन गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से इम्यून है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एली को ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक तो खड़ा था, लेकिन आसपास कोई फायरफ्लाई नजर नहीं आ रहा था। तब जांच करने पर जोएल को ट्रक का ड्राइवर साइड में मरा पड़ा दिखाई पड़ता है और खून के निशान सीधा स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे। इससे पता चलता है कि यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है। टेस बिना कुछ सोचे समझे एली को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। तब जोएल भी उसे रोकते हुए गुस्से में उसके पीछे चला गया, पर वह ये देखकर चौंक गए हैं कि अंदर एली को लेने आए सारे फायरफ्लाइज की लाशें पड़ी थी और थोड़ी छानबीन करने पर जोएल को पता चला कि उनमें से एक फायरफ्लाई इन्फेक्टेड था। वो उन्हें देख ये तर्क लगाता है कि या तो फायरफ्लाइज ने इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे को मार दिया, या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन को और फैलने से रोकने के लिए उन्होंने खुद की ही जानें ले ली। तब टेस हड़बड़ाते हुए सामान की तलाशी करती है, इस उम्मीद में कि किसी के पास तो मैप होगा जिसकी मदद से वो पश्चिम में बने फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंच पाए। चाहे कुछ भी हो, वो एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाने का वादा करती है, ये कहते हुए कि उनकी किस्मत हमेशा अच्छी तो नहीं रहेगी, जिससे एली समझ जाती है कि वो उस लड़ाई के दौरान संक्रमित हो चुकी है। ये बात सुनकर जोएल चौंक जाता है और टेस उसे गर्दन पर बना मार्क दिखाकर इस बात को स्पष्ट कर देती है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। टेस के कहने पर एली ने जोएल को उसका काटने का निशान भी दिखाया, जो अब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रहा है। ये देखकर अब जोएल भी समझ गया कि वो इस इन्फेक्शन से इम्यून है। अब टेस चाहती है कि जोएल एली को लेकर फौरन फायरफ्लाइज के कैंप को ढूंढे, क्योंकि अब उसे ही मानवता को बचाना होगा। इससे पहले कि जोएल कुछ समझ पाए, एक अधमरे इन्फेक्टेड फायरफ्लाई ने एली पर हमला कर दिया, लेकिन जोएल ने फौरन उसे मार दिया। फिर धीरे धीरे जमीन पर बने फंगस की जड़ें उस इन्फेक्टेड फायरफ्लाई के कांटेक्ट में आने लगी, यानी आसपास के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और बस कुछ ही मिनट में इन्फेक्टेड का झुंड बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। तब टेस ने जोएल को कहा कि वो जल्दी से एली को लेकर वहां से बाहर जाए, जबकि वो बिल्डिंग के अंदर ही रहकर इन्फेक्टेड को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन एली इस बात को मना करती है, लेकिन कोई और विकल्प ना होने के कारण जोएल ना चाहते हुए भी टेस को पीछे छोड़ने पर मजबूर होता है और एली को वहां से दूर खींचते हुए बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। अंदर टेस फायरफ्लाइज के लिए फ्यूल और बॉम्ब्स को जमीन पर गिरा देती है। उसके प्लान के मुताबिक इन्फेक्टेड के अंदर आते ही टेस धमाका करके खुद के साथ उनको भी उड़ा देगी और जैसे ही ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू हुए टेस लाइटर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती नजर आती है क्योंकि लाइटर ने काम करना बंद कर दिया है। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज स्टेट हाउस के अंदर घुसकर अपने शिकार को ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें से एक आशिकाना ज़ॉम्बी टेस को किस करके धीरे धीरे इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगता है और टेस आखिरी दम तक लाइटर को जलाने की कोशिश में थी और आखिरकार लाइटर जल गया और टेस ने जमीन पर पड़े फ्यूल को जलाकर स्टेट हाउस में जबरदस्त धमाका कर दिया। जोएल और एली बाहर पहुंचकर इन्फेक्टेड को जलता देख रहे थे, लेकिन साथ ही इस बात से गुस्सा भी थे कि वो टेस के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।